बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अभी मेरी शादी को 2 माह ही हुए थे कि मेरे पेट में हर वक्त दर्द रहने लगा था। एक दिन तबीयत बहुत बिगड़ गई तो मेरी सास और शौहर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया तो उसकी बात सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। वो बोली, डिलीवरी का वक्त आ गया है, मरीजा को गायनी वार्ड में ले चलो। मुझे लगा मेरा शौहर अभी मुझे तलाक दे देगा, मगर वो मेरा हाथ थाम कर बोला, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं बच्चा जन चुकी थी, मगर मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरा ही बच्चा है, क्योंकि शादी से पहले मेरा किसी लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं था। मैं उस बच्चे से हरगिज प्यार नहीं करती थी। और असल हैरत तो मुझे तब होती जब मेरी सास मेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती और रोती जाती। एक दिन उसका राज मालूम करने के लिए मैंने सास के नंबर से शौहर को मैसेज कर दिया। शौहर का जवाब पढ़कर तो मैं शर्मदा रह गई, क्योंकि मैं आईने के सामने खड़ी अपने मुरझाए हुए वजूद को देख रही थी। मेरी आंखों के नीचे स्याह हल्के बन चुके थे, सर के बाल भी सफेद होने लगे थे और रंगत ऐसी जर्द कि देखकर ही दिल परेशान हो जाता था। मैं अब काफी मोटी भी हो चुकी थी, जबकि मेरे कमरे में लगी तस्वीरों में तो मैं पहचानी ही नहीं जाती थी। नर्मो नाजुक चेहरा, सितारों की मानिंद रोशन आंखें। मैं अब हर वक्त परेशान रहने लगी थी, क्योंकि मेरी उम्र की तमाम लड़कियों की शादियां हो चुकी थी, जबकि मैं अभी तक कुंवारी थी। मेरी वालदा मुंह से तो कुछ न कहती, मगर मुझे इल्म है कि वो अंदर ही अंदर मेरा गम करती रहती थी। मैं आईने के सामने ही खड़ी थी जब भाभी की आवाज आई। वो बोली, नीलम आ जाओ, चाय बन गई है, सब साथ बैठते हैं। मैं भी उनके साथ चल पड़ी थी। भाभी तेज तेज चलती थी, जबकि मैं लंगड़ा कर चलती थी। वो आगे निकल गई तो पीछे मुड़कर मुझे देखकर हंसते हुए बोली, जब से तुम्हारा भतीजा 2 साल का हुआ है, मुझे हर काम जल्दी जल्दी करने की आदत पड़ चुकी है, आ जाओ मेरे साथ। भाभी ने मेरा हाथ थाम लिया था। मैं साथ चलते हुए बोली, जहरा तुम मुझसे 6 माह छोटी हो ना? उसने इस बात में सर हिला दिया। तो मैं बोली, तुम्हारी शादी तो 5 साल कबल हो गई थी, क्योंकि तुम बहुत हसीन हो। देखो, मैं आज तक अपने वालिदैन पर बोझ बनी बैठी हूं, क्योंकि मैं लंगड़ी भी हूं और मोटी भी। सहरा एकदम परेशान हो गई। वो बोली, चुप करो नीलम, ऐसी बातें नहीं करते। अल्लाह सब बेहतर करेगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र न करो। वो इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर सबब ही बनाएगा। मैं चुप कर गई थी। शाम में मैं अपने कमरे में बैठी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, जब मेरी भाभी भागती हुई कमरे में दाखिल हुई। वो बोली, नीलम जल्दी से कोई प्यारा सा लिबास पहनकर बाहर आ जाओ, तुम्हारा रिश्ता आया है। मैं तो भाभी का चेहरा ही देखती रह गई थी। मैं बोली, जहरा मेरा रिश्ता? वो कैसे? भाभी मुस्कुरा दी। अम्मी ने रिश्ते कराने वाली आंटी से कहा हुआ था, बस वही लेकर आई है। मैं बोली, जहरा क्या फायदा तैयार होने का, जब लड़के वालों ने मुझे रिजेक्ट ही कर जाना है। वो बोली, नाउमीदी की बातें मत करो, तुम पिटोगी मुझसे। देखो, सुबह हमने तुम्हारे रिश्ते के लिए दुआ की और अब रिश्ता आ गया। अगर हम दुआ करेंगे तो वो तुम्हें पसंद भी कर लेंगे। हो सकता है हमारी ये दुआ भी कबूल हो जाए। मैं तैयार होकर बाहर आ गई तो एक लड़का और एक आंटी बैठी हुई थी। आंटी मुझे देखकर खुशी से उठकर खड़ी हो गई थी। उसने मुझे बड़े प्यार से अपने पास बुलाया, जबकि मैंने कुनखियों से उस लड़के की तरफ देखा था। आज जिंदगी में पहली दफा मुझे इल्म हुआ था कि पहली नजर की मोहब्बत किसे कहते हैं। वो लड़का भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया था। मेरे दिल से सच्ची दुआ निकली थी कि या अल्लाह, ये लोग मुझे पसंद कर जाएं। तभी आंटी बोली, बहन हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, अगर आप कहें तो हम इसे अभी अंगूठी पहना जाते हैं। तभी मैंने नजर उठाकर उस लड़के की तरफ देखा था। वो अब भी मुझे ही देख रहा था। अम्मी बोली, अगर ये बात मेरे हाथ में होती तो यकीनन मैं आपसे कहती कि आप पहना जाए अंगूठी। अगर आप तो जानती है ना कि शादी ब्याह के मामले मर्दों के हाथ में होते हैं। नीलम के वालिद जब ऑफिस से वापस आएंगे तो उनसे बात करके मैं आपको आगाह कर दूंगी। वो लोग चले गए थे, मगर मेरा दिल अभी तक बेहद धड़क रहा था। फिर यूं हुआ कि मेरे तमाम मामलात अल्लाह ने अपने हाथ में ले लिए। दोनों तरफ से ही हाँ हो गई थी और फकत 1 माह बाद ही शादी की तारीख भी तय हो गई थी। मैंने अपने घर वालों को सख्ती से मना कर दिया था कि मुझे धूमधाम से शादी नहीं करनी,
मेरे दिल में यही खौफ था कि लोग मुझे देखकर हंसेंगे, और मेरे घर वालों ने भी मेरी राय को बहुत अहमियत दी थी और बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। मेरी रुखसती हो गई थी और मुझे फरहाद की सेज पर बिठा दिया गया था। मैं बेइंतहा खुश थी। थोड़ी देर बाद ही फरहाद भी कमरे में आ गया था। वो भी खुश लग रहा था। उसने मुझे मुंह दिखाई के तोहफे पर अंगूठी पहनाई और बोला, नीलम, मैं आज बेइंतहा खुश हूं कि तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी हो, जबकि मुझे अभी तक इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो एक मोटी सी बेरौनक सी लड़की को पाकर खुश हो गया हो। मैं बोली, मुझे एक बात पूछनी थी। आप मुझे ये बताएं कि आपने मेरे साथ शादी क्यों की है। वो मेरे सवाल पर हंस दिए थे। वो बोले, जाहिर सी बात है, तुम मुझे अच्छी लगी थी, इसीलिए कर ली मैंने शादी। मैं सवाल से ही सवाल निकाल रही थी ताकि फरहाद का जवाब सुनकर मेरी एहसास कमतरी की मारी रूह को सुकून मिल जाए। मैं बोली, मुझ में क्या पसंद आया था आपको। वो बोले, तुम्हारी ओरिजिनलिटी, तुम जैसी हो वैसे ही हमारे सामने आ गई थी। तुमने खुद को मेकअप करके 7 पर्दों में नहीं छुपाया था। मैं मुस्कुराती थी। मेरी शादी के बाद एक खूबसूरत तरीन बाप शुरू हो चुका था। शौहर मुझ पर जान निछावर करता था, जबकि मेरी सास तो मेरे वारिसत की जाती थी। मैं बहुत मोटी हो चुकी थी। फरहाद के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं जचती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि डाइटिंग करने लगूं, मगर मेरी सास ने साफ मना कर दिया और बोली, अगर तुम स्मार्ट हो गई ना तो फरहाद को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगोगी। मैं हैरान रह गई थी। खैर, हर शाम मेरी सास फरहाद के आने से पहले मुझे कुछ न कुछ मीठा जरूर खिलाती थी, जो कि मैं उनकी मोहब्बत समझकर खा लिया करती थी। आज मेरी सास ने मुझे केक खिलाया था, जिसे खाते ही मेरे पेट में शदीद दर्द शुरू हो चुका था। अब तो हर रोज ही ऐसा होता था। मेरी सास जब भी मुझे कुछ मीठा खिलाती तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता था। जब फरहाद घर आते तब तक मैं दर्द से दोहरी हो जाती थी और फिर वो सारी रात मेरी तीमारदारी करते रहते। यूं हम दोनों को एक दूसरे के साथ बैठकर ढेरों बातें करने का मौका ही नहीं मिलता था। मैं इस सारी सूरत हाल से बहुत परेशान थी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी सास का दिया हुआ मीठा खाऊं ही नहीं, क्योंकि मुझे अपनी सास पर शक सा हो गया था कि शायद वो मेरे और फरहाद के प्यार से जलने लगी थी और हमें एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करती थी। आज शाम मेरी सास मेरे लिए कस्टर्ड बनाकर लाई थी, तो मैं बोली, आंटी, मैं ये अपने रूम में ले जाकर खाऊंगी। वो इसरार करने लगी कि अभी मेरे सामने खाओ। मैंने बहाने से कहा, मुझे मतली हो रही है, जब जरा दिल ठीक हो जाएगा ना तो खा लूंगी। मेरी सास मुस्कुरा दी थी और मैंने अपने कमरे में आकर वो कस्टर्ड छुपा दिया था। मुझे लगा था कि आज मेरे पेट में दर्द नहीं होगा, मगर ये मेरी खाम ख्याली ही साबित हुई थी। मेरे पेट में दर्द शुरू हो चुका था और आहिस्ता आहिस्ता उसने शिद्दत भी इख्तियार कर ली थी। मैं दर्द से कराहने लगी थी। मेरी सास मेरे कमरे में भाग कर आई और बोली, क्या बात है बेटी। मैं रोते हुए बोली, फरहाद को बुला दे, मेरी तबीयत बहुत खराब है। तब तक फरहाद भी आ चुके थे। उन्होंने मेरी कंडीशन देखी तो जल्दी से मुझे अस्पताल ले गए। मेरी सास मुझे दिलासे देती रही थी। अस्पताल पहुंचकर मुझे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया था। डॉक्टर ने चेकअप किया तो बोली, मरीजा की डिलीवरी का वक्त आ गया है, मरीजा को गायनी वार्ड में ले चलो। मैं हक्का बक्का सी बैठी उस डॉक्टर की तरफ देखती रह गई थी। मैं चिल्लाई और बोली, ये नामुमकिन है, क्योंकि मेरी शादी को तो अभी फकत 2 माह ही हुए हैं। मुझे लगा था कि मेरा शौहर अभी मुझे तलाक दे देगा, इसीलिए मैं बेइंतहा खौफजदा हो चुकी थी। मैं गुस्से से बोली, फरहाद, मुझे इस अस्पताल से ले चलो, मुझे नहीं करवाना यहाँ इलाज। ये डॉक्टर पागल है, मुझ पर बहतान लगा रही है। लेकिन मेरा दर्द अब लम्हा बलम्हा बढ़ता जा रहा था। मैं चीखने लगी थी। फरहाद ने जल्दी से मेरा हाथ थाम लिया और बोले, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वो सब बाहर चले गए तो मेरे बच्चे की पैदाइश का अमल शुरू हो चुका था। 2 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद मैं बच्चा जन चुकी थी, मगर मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये बच्चा मैंने ही जना है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से अपने बच्चे को पैदा होते हुए देखा था, इसीलिए मुझे यकीन करना ही पड़ा। मैं दुख और गम से निढाल हो चुकी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं फरहाद का सामना कैसे करूंगी। वो शायद अब मुझे तलाक दे देंगे।
समाने में मेरी कितनी बेइज्जती होगी। यही बातें सोच सोच कर मैं रोने लगी थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फरहाद और मेरी सास कमरे में आ चुके थे। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। मेरी सास ने मुझे मुबारकबाद दी और बच्चा मेरे सामने करके बोली, देखो बहू, बेटा हुआ है। ये तो हूबहू तुम पर गया है। मैंने मुंह फेर लिया था। मैं बोली, इसे मेरी आंखों के सामने से दूर ले जाएं। फरहाद बोले, क्या बात है नीलम, तुम इतनी संगदिल क्यों बन रही हो? तुम इस छोटे से बच्चे के साथ ऐसा सुलूक मत करो। हम घर आ गए तो मैंने अपनी सास और फरहाद को सख्ती से मना कर दिया था कि वो मेरे घर वालों को इस बच्चे की पैदाइश के मुतालिक कुछ भी मत बताएं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे अब्बू को पता चले कि उनकी बेटी ने शादी के 2 माह बाद ही उन्हें नाना बना दिया है। फरहाद अब भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उनकी जगह कोई और मर्द होता तो अब तक मुझे तलाक दे चुका होता। मेरी सास ही उस बच्चे को संभालती थी। मैं तो उसका मुंह देखने की भी रवादार नहीं थी। फरहाद ने ही उसका नाम साद रखा था। मैंने एक बात नोटिस की थी कि जब से हमारे घर में साद पैदा हुआ था, मेरा शौहर हर वक्त अपनी माँ के साथ लड़ता रहता था, जबकि इससे कबल तो उसने कभी अपनी माँ के साथ ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी। जब भी साद रोता तो मेरी सास उसे मेरे पास ले आती और कहती, बेटी, इसको चुप करवा दो, बच्चा माँ की खुशबू को तरस रहा है। मैं मुंह फेर लेती और कहती, नहीं, मैं नहीं उठ सकती, मेरी तबीयत खराब है। तब मेरी सास रोने लगती और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहती, बहू, मुझे माफ कर दो। मैं वजह पूछती तो वो आगे से कुछ भी न कहती। मैं वाकई बहुत हैरान थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। जब फरहाद ऑफिस से लौटे तो मेरी सास के बोलने की आवाज आने लगी थी। वो बहुत ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे शदीद गुस्से में हो। वो बोली, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस बच्चे को संभाल सकूं। इसकी मां को कहो कि बच्चा संभालना है तो संभाल ले, नहीं तो हम बच्चे के लिए दूसरी मां ले आएंगे। तभी फरहाद की गुस्से से भरी हुई आवाज सुनाई दी थी। वो कह रहा था, अम्मी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप अगर वो सब न करती जो आपने किया है तो हालात यकीनन इससे मुख्तलिफ होते। मेरी सास चुप कर गई थी। थोड़ी देर बाद फरहाद कमरे में आए तो मैं सहम कर बैठ गई। मुझे लगा था कि वो मेरे साथ लड़ाई करेंगे, मगर वो मुस्कुरा कर बोले, नीलम, इस गुलाबी रंग के सूट में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं मुस्कुरा दी थी। मेरी जिंदगी फरहाद के दम से रोशन हो चुकी थी। मैं बच्चा जनने के बाद बहुत स्मार्ट हो चुकी थी। मैं खुश थी, लेकिन अब मुझे अपनी सास पर शक हो गया था। मुझे लगने लगा था मेरी सास मुझे जो हर शाम मीठा खिलाया करती थी, कहीं उसी की वजह से मेरे घर बच्चे की पैदाइश तो नहीं हुई थी, क्योंकि जब से बच्चा पैदा हुआ था मेरी सास ने मुझे कुछ भी मीठा नहीं खिलाया था। फरहाद ने साद के लिए आया का इंतजाम कर लिया था। अब ज्यादातर साद को आया ही संभालती थी। एक शाम मैं सोकर उठी तो आया बोली, बाजी, आपकी सास पागल वागल है क्या? मैं बोली, नहीं तो। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो वो बोली, आज जब आप सो रही थी तो आपकी सास आपके पास आकर बैठ गई और रोती चली जा रही थी और बार बार आपसे माफी मांग रही थी। मैं उसकी बात सुनकर चुप कर गई थी। अब मेरा सारा शक मेरी सास पर हुआ था कि हो ना हो उसने ही ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से मैंने 2 माह में ही बच्चा जन्म दिया था। मैंने आया से कह दिया था कि अब तुम मेरी सास पर नजर रखना। वो दिन भर जो कुछ करती है मुझे एक एक बात आकर बताना। वो मुस्कुराकर बोली, जी बाजी, मैं तो आपकी ही वफादार हूं। खैर, अब मुझे कुछ तसल्ली हो चुकी थी, क्योंकि मुझे इल्म था कि ये काम वाली औरतें बहुत अच्छी जासूस हुआ करती हैं। फरहाद स्टडी रूम में थे। वो अपने ऑफिस का काम उसी रूम में बैठकर किया करते थे। मैं चाय बनाकर उनके लिए वहीं ले गई थी। मैंने सोचा कि चलो 2 घड़ी अपने शौहर के साथ बैठकर बात करूंगी, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाजा खोला फरहाद हड़बड़ा गए थे और उनके हाथ से चंद तस्वीरें छूटकर नीचे गिर पड़ी थी। मैंने उन पर नजर डाली तो हंसता मुस्कुराता फरहाद खड़ा था और साथ ही कोई स्मार्ट सी लड़की खड़ी थी जिसने फरहाद के हाथ को मजबूती से थामा हुआ था। इससे पहले कि मैं उस लड़की की शक्ल देख पाती, फरहाद ने वो तस्वीरें उठा ली थी। मुझ पर एक लम्हे में ही इंकिशाफ हुआ था कि शायद मेरा शौहर मुझे धोखा दे रहा था, और ये एक ऐसी चीज थी जिसके मुतालिक मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझ पर तो कयामत ही टूट पड़ी थी। फरहाद जल्दी से उठा और बोला, आओ नीलम, मेरे साथ बैठो
मगर मैं सर पकड़ कर रह गई थी, क्योंकि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। इस सदमे ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। मैं उल्टे कदमों ही वापस लौट आई थी और अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मैं बेहद परेशान थी और रोते रोते मैं कब सो गई मुझे कुछ इल्म ही नहीं हुआ था। मैंने नींद में भी बहुत बुरे ख्वाब देखे थे। हर ख्वाब में मैंने यही देखा कि फरहाद मुझसे दूर जा रहा था। मैं फरहाद की आवाज़ सुनकर ही उठी थी और हड़बड़ा कर बैठी थी। फरहाद बड़ा परेशान से लग रहा था। वो बोला, क्या बात है नीलम, तुम नींद में बार बार रो क्यों रही थी? मैं शदीद परेशान थी, कोई जवाब ही नहीं बन पा रहा था। इसीलिए मैं बोली, कुछ नहीं, बस बुरा ख्वाब देख लिया था। फरहाद बोला, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूं। फरहाद कमरे से बाहर चला गया तो मेरी नजर पानी की जग पर पड़ी। उसमें पानी था, जबकि प्यास से मेरे गले में कांटे चुभ रहे थे। मैं भी जग उठाकर फरहाद के पीछे ही चल पड़ी थी, लेकिन मेरे कदम किचन से आती आवाजें सुनकर रुक चुके थे। आंटी फरहाद के साथ कोई बात कर रही थी, जिसके जवाब में फरहाद बोला, मुझे दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं है। हाँ, मैंने दूसरी शादी की है उससे। फिर? अम्मी, मैं उससे शदीद मोहब्बत करता हूँ, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। ये बातें हथौड़े की तरह मेरे आसाब पर बरस रही थी। क्या फरहाद ने दूसरी शादी कर ली? मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मैं उन्हीं कदमों पर वापस लौट गई थी। कमरे में जब फरहाद वापस आया तो मुझे देखकर दंग रह गया। वो बोला, नीलम, जब मैं कमरे से गया था तब तुम संभल चुकी थी और अब फिर से तुम्हारा चेहरा जर्द पड़ चुका है। मुझे बताओ, हुआ क्या है? किस बात की टेंशन ले रही हो? दिल तो कर रहा था कि मैं कह दूं कि फरहाद, आपकी दूसरी शादी का गम मुझे अंदर ही अंदर से मार रहा है। अगर मैं चुप रही थी, मैंने फरहाद से नींद की गोली मांगी थी। मैं बोली, अगर मैं जागती रही तो आज मेरा दिमाग फट जाएगा। फरहाद ने कुछ भी कहे बिना ही मुझे गोली थमा दी थी। न जाने मैं कितने घंटे सोती रही थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो फरहाद ऑफिस जा चुका था। मैं बाहर आ गई। अभी तक मेरा दिमाग फट रहा था। तभी मेरी नजर मेरी सास के मोबाइल पर पड़ी थी। वो सोफे पर पड़ा हुआ था। मैं वो मोबाइल उठाकर फरहाद की स्टडी रूम में आ चुकी थी। मैंने फरहाद के नंबर पर मैसेज किया था, नीलम का क्या करना है? इस मैसेज को सेंड करने के बाद मेरी धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। मेरा दिल बेहद घबरा रहा था। आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। इतनी देर में ही फरहाद की कॉल आ गई थी। फोन बजने लगा तो मेरे हाथ थर थर कांपने लगे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, मगर इतनी देर में फोन बंद हो गया तो मैंने सुख का सांस लिया। लेकिन एक बार फिर से मोबाइल बजने लगा था। जब तीसरी बार कॉल आई तो मैंने फोन उठा लिया था। फोन से फरहाद की गुस्सीली आवाज बाहर आने लगी थी। वो कह रहा था, अम्मी, आप नीलम की जान छोड़ क्यों नहीं देती? उसने क्या बिगाड़ा है आपका? उससे पसंद की शादी की थी आपके बेटे ने। जो भी सजा देनी है मुझे दे, नीलम को नहीं। आपको याद है ना, 2 साल पहले मैंने नीलम के साथ मोहब्बत की शादी की थी, जबकि आप चाहती थी कि मैं आपकी बहन की बेटी के साथ शादी कर लूं। लेकिन मैं राजी नहीं हुआ और आप भी अपनी जिद से पीछे नहीं हटी थी। मजबूरन मुझे नीलम के साथ कोर्ट मैरिज करनी पड़ी थी। मैं जब उसे रुखसत करके घर ले आया तो आपने हर तरह से हमें जुदा करने की कोशिश की। हम दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा की और जब इन सब से भी आप हमें जुदा न कर पाई तो आपने नीलम का एक्सीडेंट करवा दिया ताकि वो मर जाए। लेकिन अम्मी, मैं सोचता हूं कि आप में इतना हौसला कहां से आ गया था? एक जिंदा सलामत इंसान की जान लेने के लिए तो बहुत ज्यादा हौसला चाहिए होता है ना। नीलम उस हादसे में बुरी तरह जख्मी हुई थी। यहां तक कि डॉक्टर्स भी हैरान थे कि मरीजा बच कैसे गई, मगर वो कोमे में चली गई थी अम्मी। और जब आपको इल्म हुआ कि नीलम तो उम्मीद से थी, तब पहली बार आपका दिल कांपा था। तब आपने मुझे सारा सच बता दिया था। आपको याद है ना, मैंने भी कई माह आपसे बात नहीं की थी। नीलम बच्चे की वजह से जल्दी रिकवर कर गई थी। वो कोमे से बाहर तो आ गई, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी। वो यही समझती थी कि मैं अभी तक गैर शादीशुदा हूं, इसीलिए उसके वालिदैन उसे अपने साथ ले गए थे। अम्मी, आप जानती हैं क्या, 6 माह बाद जब नीलम की भाभी की कॉल आई थी कि आप एक बार फिर से नीलम को रुखसत करके ले जाएं, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई, इसीलिए वो डिप्रेशन का शिकार हो रही है। उस दिन मैंने आपसे बात की थी और कहा था कि हम उसका रिश्ता लेकर जाते हैं। जब नीलम ब्याह कर आई तो आप उसका बहुत ख्याल रखती थी। आपने ही उसकी दवाई का भी जिम्मा लिया हुआ था और उसे मीठे में दवाई डालकर देती थी। अब आप फिर से लोगों की बातों में आ गई हैं।
कि मैंने दूसरी बार भी नीलम से ही शादी क्यों की, जबकि आप ये भी जानती हैं कि ये शादी सिर्फ नीलम को दिखाने के लिए की गई थी। वो तो अभी तक इसी सदमे में है कि 2 माह बाद उसने बच्चा कैसे जन्म दिया है। इसीलिए उसने खुद को अपने सगे बच्चे से दूर किया हुआ है। फरहाद जोर जोर से चीख रहा था, जबकि उसकी ये तमाम बातें सुनकर मुझे झटके महसूस होने लगे थे। मैं लड़खड़ाकर पीछे की जानिब गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया था। मुझे सारी बातें याद आ चुकी थी, सब कुछ याद आ गया था। मैं फरहाद से बोली, मेरा साथ कहाँ है? फरहाद मुस्कुरा दिया था। मैंने पहली बार अपनी औलाद को चूमा था। मेरी सास ने मुझसे माफी मांगी तो मैंने उन्हें माफ कर दिया था। हालांकि ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी वजह से मैं अपनी जिंदगी के बेहतरीन पलों को जाया कर चुकी थी। खैर, मैंने ये सोचकर उन्हें माफ कर दिया था कि क्या पता रोज़े क़यामत अल्लाह मुझे माफ कर दे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।